हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यातायात एवं संचार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यातायात में संचार, यातायात के अंतर्गत परिवहन किया जाता है। परिवहन के तीन तरह से होता है परिवहन: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क और रेल माध्यम से परिवहन होता है। जल परिवहन के अंतर्गत अंतःस्थलीय और सागरीय, ये दो प्रकार के होते हैं। और वायु परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, ये दो होते हैं। तो इस प्रकार से जो परिवहन है वो तीन भाग में बटा हुआ है। तीन प्रकार से होता है: स्थल परिवहन होते हैं, जल परिवहन और वायु परिवहन होता है। और प्रत्येक के दो दो भाग होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क और रेल होता है, जल परिवहन के अंदर अंतःस्थलीय और सागरीय होता है, वायु परिवहन के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्थलीय परिवहन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सड़क परिवहन को पहले लेते हैं। देखिए, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, यानी कि जो भारत देश है हमारा, इसमें विश्व का दूसरे नंबर पर सड़कों का जाल या नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, अब सड़कों के प्रकार के तो भारत में तीन प्रकार की सड़कें पाई जाती है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। प्रांतीय, जो राज्यों में है। और अन्य के अंतर्गत आपके जिले के स्तर के मार्ग आ जाते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत में है प्रमुख, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं। ये दिल्ली से अमृतसर जाता है। ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 यानी NH2, ये दिल्ली से कोलकाता आता है। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी कोलकाता से और वो पाकिस्तान तक जाती थी, ये उसी के भाग हैं। इसी को तोड़कर दो भाग में बांट दिया गया है। भारत में अमृतसर से दिल्ली का जो पार्ट है उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी राष्ट्रीय राज नंबर 1 बोलते हैं। और जो दिल्ली से कोलकाता का जो दूसरा भाग बचा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड को। ठीक है, इसका देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 यानी NH3, ये आगरा से मुंबई तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4, ठीक है, यानी NH नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है ये मुंबई से चेन्नई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो है वो चेन्नई से कोलकाता जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 यानी NH6 जो है वो कोलकाता से हजीराबाद, हजीरा जो है ये एक ज़िला है, ये सूरत के अंतर्गत पड़ता है गुजरात राज्य में। ठीक है, कोलकाता से हजीरा तक जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 यानी NH नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख 7 नेशनल हाईवे हैं भारत के। इसमें देखिए, जो ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है ये वाराणसी से जो कन्याकुमारी तक जाता है, इसकी जो लंबाई है 2639 किलोमीटर है। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, और दूसरा देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है कोलकाता से जो हजीरा जाता है, यानी ये जो गुजरात के सूरत में स्थित है, इसकी लंबाई है 1949 यानी 1949 किलोमीटर। ये सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर का है। और इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 जो चेन्नई से कोलकाता आता है, ये 1533 यानी 1533 किलोमीटर है, ये थर्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से 7, 6 और 5 ये एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरह से आपको याद कर लीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत के जो NH1D है, जो लेह श्रीनगर का जो राजमार्ग है, वो आपका भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से एक परियोजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत भारत के जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ा गया है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक, तो ये इसके बाद में जो सड़क मार्ग हैं इसके अंतर्गत हमने और प्रांतीय मार्ग बताए थे, वो प्रांतों के अंतर्गत जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं उनमें होते हैं। और फिर अन्य के अंतर्गत मैंने जिला और ग्रामीण सड़कों के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो इनको आप इन 7 को जरूर याद कर लीजिएगा। और सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है लेह श्रीनगर NH1D बोलते हैं उसको। ठीक है,
तो उसको याद कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अगले स्थल जो परिवहन है इसके अंदर रेल परिवहन के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए रेल परिवहन देखते हैं। देखिए स्थल यातायात के अंतर्गत रेल परिवहन, देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई के ठाणे में चलाई गई, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 में। ये डेट थी 16 अप्रैल 1853, ठीक है, 1853, ठीक। और ये लाल डलहौजी के समय में चलाई गई थी और इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला, भारत में 4 रेल गेज श्रेणियां हैं, लेकिन जो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसको गेज बोलते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार की गेज भारत में, पहली है ब्रॉड गेज, ये 5 फुट या 6 इंच होती है, इसको आप लोग बड़ी लाइन बोलते हैं ना, बड़ी लाइन बोलते हैं। ब्रॉड गेज में 5 फुट 6 इंच की दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में, ठीक है, 5 फुट 6 इंच की। दूसरी स्टैंडर्ड गेज, इसमें 4 फुट और 8.5 इंच की दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में। तीसरी है मीटर गेज, इसमें 3 फुट 3 इंच की दूरी होती है। और चौथी है नैनो गेज, इसमें 2 फुट की दूरी होती है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की गेजें श्रेणियां हैं जो भारत में कार्य करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, रेल मार्गों की लंबाई में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में नंबर पर है जहां पर रेल मार्गों की लंबाई के हिसाब से, ठीक है, जो जाल फैला हुआ है। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना लाल कर्जन के समय में 1905 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आया हुआ है, इसको याद रखिए। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना पूछ लेते हैं बच्चे, 1950 57 इस तरह से लगा देते हैं आज़ादी के बाद का, लेकिन ऐसा नहीं है। 1905 में लाल कर्जन के समय में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और ये जो मीटर गेज वाला जो आपको बताया मैंने गेज, ये भी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। ये यूपी टीटी में नहीं आया है, लेकिन ये एसएससी की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसकी फुट और इंचेस दे देते हैं और पूछते हैं कि इस गेज में कौन सा है, आपको सही उसका टिक लगाना होता है, ठीक। तो आपको स्थल के अंतर्गत सड़क और रेल परिवहन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दूसरे की ओर चलते हैं, जल परिवहन की ओर। तो आइए देखते हैं कि जल परिवहन के अंतर्गत अंतःस्थलीय और सागरीय तथा महासागरीय जलमार्ग आते हैं। इनमें अंतःस्थलीय जलमार्गों से तात्पर्य है देश के अंदर ही नदियों में पाए जाते हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। जैसे कि देखिए अंतःस्थलीय में पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो पहला है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ठीक है, गंगा नदी में बना हुआ है। और इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर यानी 1620 किलोमीटर है, ठीक। जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग भारत का है वो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर यानी 1620 किलोमीटर है, ठीक। दूसरा देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये धुबरी से सादिया तक जाता है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है ये, ठीक है। और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, ठीक। तो ये 2 प्रमुख हैं। और इनमें से जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि किस नदी पर ये बनाया गया है या फिर किस प्रदेश में स्थित है, ठीक। अगला देखिए सागरीय तथा महासागरीय जल परिवहन के अंतर्गत सागरीय तथा महासागरीय जल मार्ग विश्व के अन्य देशों हेतु परिवहन के लिए उपयुक्त है। यानी कि देखिए जैसे भारत जैसा देश है तो भारत में ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से अलग पड़ जाता है वहाँ जाने के लिए, और दूसरे देशों में यात्रा करने या फिर सामान पहुँचाने के लिए सागरीय तथा महासागरीय जल मार्गों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग भारत के प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह या सी पोर्ट जिन्हें भी कहते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में लिख रखा है, ऊपर से दोनों बराबर ही पैरेलल आपको दिखाएंगे हम। देखिए पहला है कांडला गुजरात में जो पश्चिमी समुद्र तट है, और पूर्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दूसरा देखिए मुंबई महाराष्ट्र में है जो समुद्र पत्तन है मुंबई बंदरगाह, और इधर वाल उड़ीसा में पारादीप है। पारादीप देखिए यहाँ पे कांडला जो है ये ज्वारीय पत्तन है, ठीक है, और पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, और नावा शेवा महाराष्ट्र में। ये देखिए मुंबई जो पत्तन है ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततम पत्तन बंदरगाह या सी पोर्ट है भारत का, इसलिए इसकी सहायता के लिए नावा शेवा उसी से थोड़ी कुछ दूरी पर बनाया गया पत्तन है, महाराष्ट्र में ये भी है, ठीक है। इधर देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मार्मागोवा
ये गोवा में पड़ता है, पश्चिमी समुद्र तटीय पत्तन है, और इधर एन्नोर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इधर देखिए न्यू मंगलूर कर्नाटक में, और उसके नीचे कोच्चि केरल में पड़ता है, और इधर वाल चेन्नई और तूतीकोरन ये दो तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से 6 हो गए। और 7वां जो पूर्वी तटीय पत्तन है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आशा समझ में आएगा। तो भारत में कुल आप देखेंगे तो 13 प्रमुख पत्तन हैं भारत में। ठीक, 13 पत्तन हैं भारत में। वो हमने आपको बता दिया, पश्चिमी समुद्र के कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, नावा शेवा महाराष्ट्र में है, मार्मा गोवा में है, न्यू मंगलूर भाई कर्नाटक की राजधानी मंगलुरु, तो मंगलुरु, ठीक है, न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, और कोच्चि केरल में। ठीक, इधर वाले देखिए, ऊपर से ही देखिएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नोर चेन्नई और तूतीकोरन ये तमिलनाडु में। भारत का एकमात्र ये ऐसा राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में महाराष्ट्र आता है जिसमें 2 बंदरगाह पड़ते हैं, और पूर्वी पत्तन की ओर 7वां जो बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, आप देखिए इधर मैंने भारत का दक्षिणी भारत का मैप बना रखा है। इसमें आपको पता है तट, कभी कभी तट पूछ लेते हैं कि मालाबार तट भारत के किस समुद्र तटीय भाग को कहते हैं, या फिर आपका कोरोमंडल तट किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। देखिए, जो गोवा के ऊपर का है ये कोंकण तथा गोवा तट कहलाता है, उसके नीचे का मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, और इस साइड पूर्वी की ओर देखिए, जो नीचे का है, नीचे तमिलनाडु का जो इलाका है तटीय, उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और ऊपर का जो आपका पड़ जाता है आंध्र प्रदेश के ऊपर का, ये उत्तरी सागर तट कहलाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, मालाबार और कोरोमंडल ये जरूर पूछते हैं परीक्षाओं में कि मालाबार समुद्र तट भारत के किस तटीय क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, और या फिर कोरोमंडल समुद्र तट भारत के किस तटीय क्षेत्र को कहते हैं। तो ठीक है, तो ये आप मैप बना दिया मैंने, इसको आप देख रहे हैं, ये जो नीली लाइन है कोंकण तथा गोवा तट है, ये जो काली लाइन यहाँ तक है ये मालाबार तट है, इधर ये काली लाइन कोरोमंडल है, इधर ये नीली जो है उत्तरी सागर तट है। ठीक, क्लियर? तो 13 भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह, और ये आपको तटीय किस तट को क्या कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका वायु परिवहन और साथ में ही उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए वायु परिवहन देखते हैं। देखिए, वायु परिवहन के अंतर्गत 2 तरह से सेवाएं आती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर की जो वायु परिवहन होती है उसमें क्या होता है कि जो यात्राएं, हवाई यात्राएं होती हैं वो देश के अंदर ही होती है। चूँकि भारत एक महाद्वीप है, इसलिए आसपास के जो देश हैं उनमें भी ये राष्ट्रीय परिवहन की एयरलाइंस जो हैं वो सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें जो भारतीय गवर्नमेंट की है इंडियन एयरलाइंस, ये राष्ट्रीय स्तर की है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जो विदेशों तक जाती हैं, जैसे अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, इन सब देशों में जाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एयरलाइंस हैं वो काम आती हैं। भारतीय सरकार की एयर इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फ्लाइट है। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में जो प्रमुख चीज़ें हैं यातायात के अंतर्गत वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में 1859 में चली थी, इलाहाबाद से कानपुर के लिए। ठीक, दूसरा देखिए, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबा जो नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो संख्या है 2, जो कोलकाता से दिल्ली जाती है। जिससे मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसको 2 भाग में काट दिया गया था, जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। एक तो कोलकाता से दिल्ली और दूसरा दिल्ली से अमृतसर, जो लास्ट बॉर्डर तक जाता है भारत के, वैसे जाता तो पेशावर तक था। ठीक है, वो जो पाकिस्तान में है अब। ठीक, तो सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे नंबर 2 है जो कोलकाता से दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो लेंथ है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पड़ती है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, मैंने आपको बताया था, गंगा में है, और 1620 यानी कि 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर का जो स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक लखनऊ एक वाराणसी। ठीक, क्लियर? और इसके अलावा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली है, इसका पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो है वो झांसी जिले में मिलता है। ठीक है, झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, मिलते हैं आकर के उत्तर प्रदेश के। ठीक, क्लियर? तो ये उत्तर प्रदेश के विषय में प्रमुख बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और
ये परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पूछेंगे इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस तरह से हमने यातायात के विषय में पूरा आपको जानकारी दे दी है। ऐसे प्रश्न भी जो परीक्षाओं में आए हैं वो भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है, अपनी तरफ से पूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अब यातायात और संचार का जो भाग 2 होगा उसमें हम लोग संचार के विषय में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं यातायात एवं संचार के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।